सबसे पहले कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ा है। एबिटा में लगभग 6% की ग्रोथ रही और कंसोलिडेटेड पैट 22,290 करोड़ रुपए रहा, जो लगभग 1.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ म्यूटेड दिखती है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिशिएशन बढ़ा है, खासकर 5G कैपिटलाइजेशन के कारण जियो में डिप्रिशिएशन इम्पैक्ट आया है। लेकिन ऑपरेशनली कंपनी की अर्निंग्स मोमेंटम मजबूत बनी हुई है। अब सेगमेंट वाइज एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले डिजिटल सर्विसेज यानी जियो प्लेटफॉर्म्स। सब्सक्राइबर बेस 515 मिलियन पार कर चुका है और क्वार्टर में लगभग 9 मिलियन नेट एडिशंस हुए। 5G सब्सक्राइबर बेस 253 मिलियन से ज्यादा है और टोटल नेटवर्क ट्रैफिक का 53% अब 5G पर है। ARPU ऑर्गेनिकली बढ़कर 213.7 रुपए हो गया है, बिना किसी टैरिफ हाइक के। जियो का रेवेन्यू 12-13% ग्रोथ दिखा रहा है और एबिटा मार्जिन 51-52% के आसपास स्टेबल है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी जियो फाइबर बिजनेस तेजी से स्केल हो रहा है और होम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स 25 मिलियन पार कर चुके हैं। एंटरप्राइज सेगमेंट में मैनेज्ड सर्विसेज और सॉवरेन क्लाउड ऑफरिंग्स से डिफरेंशिएशन बिल्ड किया जा रहा है। अब रिटेल सेगमेंट की बात करें। Q3 रेवेन्यू लगभग 97,600 करोड़ रुपए रहा, जो 8% ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन 8% पर रहा। मार्जिन प्रेशर के 3 कारण रहे: फेस्टिव प्रमोशंस, हाइपरलोकल कॉमर्स इन्वेस्टमेंट और न्यू लेबर कोड इम्पैक्ट। क्विक कॉमर्स बिजनेस में कंपनी 1.6 मिलियन ऑर्डर्स पर डे रन रेट पर पहुंच चुकी है और 360% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है। जियो मार्ट और हाइपरलोकल एक्सपेंशन अग्रेसिवली हो रहा है। फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में अजियो का एवरेज बिल वैल्यू 21% बढ़ा है। ज्वेलरी सेगमेंट में गोल्ड प्राइस रैली की वजह से एवरेज बिल वैल्यू 73% बढ़ी है। FMCG बिजनेस, जो अब डिमर्ज्ड एंटिटी के रूप में ऑपरेट हो रहा है, 5,000 करोड़ रुपए क्वार्टरली रेवेन्यू पार कर चुका है और ईयर टू डेट 15,000 करोड़ रुपए के करीब है। इंडिपेंडेंस ब्रांड, बेवरेजेस और डेली एसेंशियल्स कैटेगरीज तेजी से स्केल हो रहे हैं। कंपनी अग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन और फूड पार्क्स डेवलप कर रही है। अब O2C सेगमेंट की बात करें, जो रिलायंस का ट्रेडिशनल बैकबोन है। एबिटा 16,500 करोड़ रुपए के आसपास रहा और 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। रिफाइनिंग मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहे क्योंकि गैसोलीन और मिडिल डिस्टिलेट क्रैक्स 60% से 100% तक बढ़े। डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड रोबस्ट रही और जियोबीपी रिटेल नेटवर्क अग्रेसिवली एक्सपैंड हुआ। हालांकि पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में मार्जिन प्रेशर जारी है क्योंकि ग्लोबल एथिलीन कैपेसिटी ओवर सप्लाई और ऑपरेटिंग रेट्स लगभग 80% के आसपास हैं। एथाने बेस्ड फीडस्टॉक एडवांटेज रिलायंस को कंपेटिटर्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है। ईपी सेगमेंट में नेचुरल डिक्लाइन और लोअर LNG प्राइसेस की वजह से एबिटा प्रेशर में रहा। प्रोडक्शन 26-27 MMSCMD के आसपास है। मैनेजमेंट फ्यूचर प्रोडक्शन सस्टेन करने के लिए मल्टीलैटरल वेल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। मीडिया बिजनेस यानी जियोस्टार प्लेटफॉर्म ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। मंथली एक्टिव यूजर्स 450 मिलियन तक पहुंचे और डिजिटल एंटरटेनमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई पर रहा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप व्यूअरशिप 10x बढ़ा, कबड्डी व्यूअरशिप डबल हुआ और एंटरटेनमेंट वॉच टाइम 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। यह सेगमेंट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग मोनेटाइजेशन ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। अब न्यू एनर्जी सेगमेंट की बात करें, जो रिलायंस का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बेट है। कंपनी 10 GW इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड कर रही है, जिसे 20 GW तक स्केल करने की योजना है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग 40 GWh से शुरू होकर 100 GWh तक एक्सपैंड होगी। कच्छ प्रोजेक्ट के तहत 5.5 लाख एकर्स लैंड डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। यह वर्टिकल लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी का फाउंडेशन बन सकता है। बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। नेट डेट स्टेबल है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और SP ने रेटिंग अपग्रेड करके A कर दिया है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार हुआ है। यह क्रेडिट प्रोफाइल इंप्रूवमेंट का बड़ा संकेत है। अगर ओवरऑल टोन देखें तो रिलायंस Q3 FY26 में डाइवर्सिफाइड स्ट्रेंथ दिखा रही है। डिजिटल और रिटेल ग्रोथ इंजन बने हुए हैं
O2C साइक्लिकली सपोर्टिव है, पेट्रोकेमिकल वीकनेस मैनेजेबल है और न्यू एनर्जी लॉन्ग टर्म ऑप्शनैलिटी दे रहा है। नियर टर्म वॉलेटिलिटी ग्लोबल क्रूड प्राइसेस और पेट्रोकेमिकल साइकिल पर डिपेंड करेगी, लेकिन स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स इंटैक्ट हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।